आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का चैप्टर 1, जिसका हमारे चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हम देखेंगे कि पहले जो थे लोग वो किस तरह से गांव में अपना जीवन यापन करते थे और उनके क्या क्या कार्य होते थे। वे अपने पैसे कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अवलोकन। अवलोकन क्या है? इसमें इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है, आपने देखा पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो ये सब क्रियाएं होती हैं जिसमें हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अब हम देखेंगे इसका परिचय क्या है इसका, कि हमें ये देखना है कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक गांव हमने लिया है जिसका नाम पालमपुर है, जो आसपास के गांवों से जुड़ा है। अब एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि एक मौसम होता है तो ये क्या करती है, वो गांव को सड़कों से जोड़ने का काम करती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो इस गांव में ये सब काम होते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इस गांव से विभिन्न जातियों के लगभग लगभग 4 से 50 गांव रहते हैं और गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो कुछ हैं जो क्या है कि भूमि के उच्च जाति के स्वामी हैं, तो और उनके 80 परिवार हैं गांव में। ठीक है, और उनके मकान जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, ईंटों से बने, सीमेंट से, अच्छे अच्छे घर हैं। ठीक है, अब अनुसूचित जाति हो गई, जो दलित होते हैं, वो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे 1/3 उसकी जनसंख्या क्या है, 1/3 है वहाँ की। तो वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। जो वहाँ की जो 1/3 जनसंख्या है दलितों की, वो छोटे घरों में रहती है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं और अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। तो जो है हमारा जो 80 परिवार है उसमें क्या उनके पास अच्छे घर भी हैं, जो नलकूप भी हैं, नलकूप चलती है। इनको फिर विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल है और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। तो यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। ये गांव क्या है, अच्छा गांव है। ठीक है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। तो इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव की उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए कि आपका जो निकटतम गांव है क्या उनमें ये सब सुविधाएं हैं। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जो गांव में क्या होता है, खेती होती है। तो अन्य उत्पादन गतिविधि में जिसमें गैर कृषि क्रियाएं होती हैं, जैसे कि लघु विनिर्माण हो गया, या फिर हम उत्पादन कर सकते हैं और परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। तो हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उत्पादन का संगठन, जो उत्पादन है उसका संगठन क्या होता है। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, मान लो दूध की आवश्यकता है या कपड़े की आवश्यकता है, तो उसका संगठन बनाकर एक उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि हमें जिसकी आवश्यकता है वो हमें मिल सके, सेवाएं मिल सके। वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली होती है भूमि। हमें क्या चाहिए, हमें भूमि चाहिए कि हमें कहाँ पर करना है, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। तो ये सब हमें चाहिए होगा, ये सब चीजें बनाने के लिए जल, वन, खनिज और भूमि। तो दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम चाहिए हमें, लेबर चाहिए, तो जो काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों
को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। तो क्या मतलब कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें पढ़े-लिखे लोग कर पाएँगे और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। ठीक है? तो उसे उसके हिसाब से अपना श्रम देना पड़ता है, मतलब अपनी मेहनत करनी पड़ती है अपने काम के हिसाब से। और तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूँजी। अब क्या है इसमें, क्या हमें पूँजी भी लगानी पड़ेंगी। पूँजी मतलब हमें इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे काम करने के लिए। तो पहली हो गई हमारे पास पूँजी, दूसरा हो गया हमारे पास श्रम और तीसरा हो गया कि हमारे पास क्या, पूँजी। तो अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। तो क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूँजी के अंतर्गत कौन-कौन सी मदें आती हैं? तो औज़ार, मशीन, भवन, ये सब चीज़ें क्या हमें पैसे से ही आएँगी। औज़ार हो गए, मशीन हो गया, भवन हो गया। औज़ारों तथा मशीनों से अत्यंत साधारण औज़ार जैसे कि किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आती है। तो औज़ारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूँजी कहा जाता है। जो औज़ार है तो ये क्या हो गई, हमारी स्थायी पूँजी हो गई। हमारी जो भौतिक पूँजी थी इसमें से ये हो गई स्थायी पूँजी और इसमें से एक होती है हमारी कार्यशील पूँजी। तो कच्चा माल और नकद मुद्रा। अब इसमें क्या है कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो अगर बुनकर हो तो वो सूत का यूज़ करेगा धागा बनाने के लिए। और क्या होता है कि कुम्हार है तो उसे मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने की तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूँजी कहते हैं। जो नकद पैसे होंगे वो कार्यशील पूँजी होगी और ये जो सामान है हमारा, मतलब जो स्थायी रूप से हमें चाहिए, ये हमारे औज़ार हो गए, वो हमारी होती है स्थायी पूँजी। तो ठीक है। अब ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें हमें कौन-कौन सी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले होती है हमें उत्पादन संगठन के लिए श्रम चाहिए, हमें भूमि चाहिए और हमें चाहिए पूँजी। तो ये पूँजी किस-किस प्रकार की हो गई? एक हो गई हमारी स्थायी और एक हो गई हमारी कार्यशील। अब एक चौथी आवश्यकता भी होती है उनको स्वयं उपभोग हेतु या बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए कि हमें कोई काम करना है तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आजकल इसे मानव पूँजी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? मानव पूँजी। जैसे ये कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है? और मानव पूँजी के विषय और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो जो हमारा अध्याय है दूसरा, उसका नाम ही यही है, मानव संसाधन, हम उसमें देखेंगे। तो चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूँजी को पहचान कीजिए कि इसमें भूमि भी है, श्रम भी है और पूँजी भी है, ठीक है? अब हम देखते हैं उत्पादन भूमि, श्रम और पूँजी को संयोजित करके संगठित होता है। जो उत्पादन होता है तो इससे संगठित करके होता है और जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों को ये क्या हो गए, हमारे उत्पादन के कारक हो गए। तो हम क्या करेंगे, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। और सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूँजी को पूँजी कहेंगे, ठीक है? पालमपुर में खेती। हाँ, पालमपुर में क्या होता है? खेती होती है। तो भूमि हमारे पास क्या है? स्थिर है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है और उत्पादन करने की सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती होता है। काम करने वालों में 75% लोग जो है वो अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं। आजीविका मतलब अपने जो मतलब उनका जो पैसे कमाने का स्रोत होता है उसे हम आजीविका बोलते हैं। तो उसके लिए 75% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। वे किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। मतलब श्रमिक यानी कि जो काम करते हैं, मजदूर या खेतों में जो काम करते हैं वो। किसान मतलब जिनका खुद का खेत होगा वो भी हो सकते हैं। तो इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेतों में प्रयुक्त भूमि, खेत वस्तुतः स्थिर होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो कैसा होगा? स्थिर होगा। तो पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई कोई विस्तार नहीं हुआ है। तो हमारे पास क्या भूमि तो उतनी ही है पर हमें ज़्यादा श्रम करना है, ज़्यादा हमें उससे आजीविका उत्पन्न करनी है। तो उस समय तक गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तो नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो हम क्या कर सकते कि हम ये नहीं कर सकते कि जो पुरानी भूमि है हम उसको और बढ़ा दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। और यद्यपि गाँवों में भूमि का माप किसमें बीघा, गुंठा आदि पे किया जाता था। तो वो भी मापने की इकाई जो है हेक्टेयर है, लेकिन इसमें किया जाता है क्षेत्रों में भी किया जाता था। 1 हेक्टेयर 100 मीटर के घेरा वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है। और क्या आप 1 हेक्टेयर के
मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? हाँ, 1 हेक्टेयर का हो सकता है स्कूल का मैदान। क्या उसी में भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग का जो गांव है उस तरह से आप देख सकते हैं कि पालमपुर पालमपुर में लगता है। की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, तो ठीक है, तो जो ज्वार बाजरा उगाएंगे किसान बरसात में उगाएंगे। ये जो होती है हमारी खरीफ की फसल होती है। तो इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पशु चारा के रूप में खाते हैं। ज्वार बाजरा खरीफ की फसल को खा लेते हैं। और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में क्या होती है, रबी की फसलों की खेती की जाती है। रबी जैसे कि हो गया हमारा गेहूँ, तो उत्पादित, तो ये क्या इसमें होगी हमारी अक्टूबर से दिसंबर में आलू की होगी, और जो सर्दी में होगी वो रबी की होगी, और जो जो होगी हमारी बरसात में होगी वो होगी हमारी खरीफ की होगी। तो ठीक है, उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो ये हम एक गांव का उदाहरण लिया कि ऐसा होता है गाँवों में, इसलिए हमने एक पालमपुर नामक गांव का एक उदाहरण लेकर हम इसमें बात कर रहे हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। तो गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुरा के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। अब क्या होता है, गन्ने की भी खेती होती है और गन्ने को क्या होता है बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा करता है क्योंकि वहाँ की सिंचाई विकसित है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ जाती है, और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई पद्धति भी बदल गई, और तब तक किसान कुओं की रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। तो क्या होता था, कुओं की रहट से पानी निकाला करते थे, लेकिन अब वहाँ पर क्या है, सिंचाई की उपयुक्त पद्धति है, तो लाइट भी वहाँ पर नहीं जाती है ज़्यादा। तो वहाँ पर 3 तरह की फसलें उगा लेते हैं वो, ठीक है। आलू भी उगा लेते हैं, खरीफ भी उगा लेते हैं, ज्वार बाजरा, और हमारे रबी भी उगा लेते हैं, मतलब गेहूँ। तो वो लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र जिस क्षेत्र मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। तो 1960 के दशक के मध्य तक की खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, और जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। जो 1960 के दशक की जो खेती होती है उसमें क्या होता था, पारंपरिक खेती होती थी, तो उसमें अपेक्षाकृत उसमें कम उपज होती थी। परंपरागत बीजों की कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और किसान उर्वरक के रूप में के गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। तो ये क्या करते थे, पहले क्या गोबर का यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे उर्वरक हैं जो नुकसान भी पहुँचाते हैं, रासायनिक उर्वरक, और यह सब किसानों के पास तत्कालीन उपलब्ध थे, और उन्हें उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजें, जो हमारी हरित क्रांति आई थी, आपने इसको इसके बारे में भी पढ़ा होगा हरित क्रांति के बारे में। तो किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों की एक ही पौधों से ज़्यादा, जो हमारे पास आ गई थी, एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। अब इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, और यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, तो रासायनिक खाद कीटनाशकों की ज़रूरत थी। तो क्या होता था कि फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे जब रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ने लगी ताकि अधिक उपज हो, तो अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से चाहिए, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि संयोजन से ही संभव है। तो ये सब हम इसी से कर सकते हैं, रासायनिक उर्वरक से ही कर सकते हैं, कीटनाशक से ही कर सकते हैं हम। ऐसे हम गोबर का यूज़ करके हम अधिक उपज नहीं कर सकते। तो भारत में पंजाब, हरियाणा और ये सब कब हुआ था, 1960 के बाद जब जो हरित क्रांति आई थी ना, ये सब तब से हुआ था। तो भारत में क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। अब इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले किसने किया था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किया था, और इन्होंने इसका प्रयोग किया। उसमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल लगाने के लिए मशीनें खरीदी, और जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। तो कुछ ने ट्रैक्टर खरीद लिए, उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार होने लगी। ठीक है, गेहूं मतलब खरीफ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गेहूं मतलब होता है रबी, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है।
पालनपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जो पालनपुर में जो गेहूं की उपज हो रही थी वो कितनी हो चुकी थी, 1300 किलोग्राम होने लगी थी। ठीक है, ज़्यादा उपज होने लगी थी। अब H5 भी बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। जो मतलब 1300 थी पालनपुर में परंपरागत से हो रही थी, तो वो अब किस में पहुंच गई है, H5B से कहाँ पर पहुंच गई, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। किसानों के पास बाजार में बेचने का अधिशेष गेहूं की काफी अधिक मात्रा उपलब्ध थी, तो वो गेहूं को बेच भी सकते थे। तो ठीक है, अब बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। बहुविधि फसल प्रणाली जो हमारा शायद यहाँ पर हम जब स्क्रॉल अप कर रहे थे तो वो हमारा पेज रह गया। तो बहुविधि फसल प्रणाली होती है जिसमें हम एक साथ कई तरह की फसल एक ही जगह पर उगा पाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। हमने यहाँ से छोड़ा था। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गाँव की तरह लगता है। जो ठीक है, पालमपुर नहीं, ये हमने देख लिया था। हमने कहाँ से नहीं देखा था। पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन तीन अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। ठीक है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है सिंचाई की, इसलिए वो एक से अधिक उत्पन्न कर पाते हैं फसल। और क्या होता है कि नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, और फिर जल्दी से किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए थे। तो किसानों ने कहा कि अपने स्वयं के नलकूप भी हैं उनके पास। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य के 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब भारत में सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, तो तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे कि दक्षिण पठार सिंचाई कम होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें कम पानी मिलेगा। और देश में आज भी कुछ कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। तो हमारे पास 40% से कम क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सिंचाई हो पाती है अच्छे से। और शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर करती है कि बारिश हो गई तो फिर उत्पन्न हो जाएगी फसल, नहीं तो नहीं होगी। तो ठीक है, तो अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए क्या किसे कहते हैं, हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कि एक वर्ष के अंदर हमें एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करना है। ठीक है, तो जैसे हमने खरीफ भी उगा ली, रबी भी उगा ली, आलू भी उगा लिया। यह है पर भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें उगाते हैं। तो कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, है ना, और गन्ना हो गया और आलू हो गया, तो ये उगाते हैं। ठीक है।